गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान है उसका भूगोल विषय का अध्याय 2 का लेक्चर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वन और वन्यजीव संसाधन के बारे में पढ़ लिया था और भारत में इनकी जो स्थिति है वो भी हमने देखी थी। इसके अलावा मैंने आपको जो IUCN के अनुसार जो पौधों और प्राणियों की जो जातियाँ बांटी गई उसके बारे में बताया था। और एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको करने के लिए दिया था वो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है जो हमने संकटग्रस्त जातियाँ पढ़ी उसमें एक एशियाई चीता का जिक्र भी मैंने आपके सामने किया था कि एशियाई चीता है वो लुप्त प्रजाति है, वो लुप्त प्रजाति में वो आ गया है। तो एशियाई चीता कहाँ पाया जाता है, यह क्यों विलुप्त हो गया, इसकी जानकारी दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। आप जब एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर बीच में कॉलम भी जैसे आते हैं, 9th में भी जैसे आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी कुछ प्रश्न आपके बनते हैं। तो उसी में ये प्रश्न दिया गया है कि एशियाई चीता है वो कहाँ पाया जाता था और ये विलुप्त क्यों हो गया और इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो देखिए इसमें क्या क्या है। एशियाई चीता दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी है और यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है। यह 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है और लोग इसे तेंदुआ समझ लेते हैं, यानी कि कई बार ये भ्रम लोगों में हो जाता है इसकी स्पीड को देखकर, इसको देखकर कि ये तेंदुआ है। इसकी विशेष पहचान इसके आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं की लकीर नुमा निशान है। यानी कि इसकी जो पहचान की जाती है वो कैसे की जाती है, इसकी जो आंखें हैं उनके कोनों से नीचे मुंह तक नाक के दोनों ओर क्या बनी हुई, लकीरें बनी हुई, आंसुओं की लकीरें, जैसे देखने में ऐसा लगता है कि आंसुओं की लकीरें हैं, तो उससे इसकी पहचान की जा सकती है, उससे इसको पहचाना जा सकता है। और 20वीं शताब्दी से पहले ये चीते अफ्रीका, एशिया में दूर दूर तक फैले थे। यानी कि 20वीं शताब्दी में पहले की बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी से पहले की, ये कहाँ थे, अफ्रीका और एशिया में। तो अगर आपसे स्थान पूछा जाए तो कहाँ थे, ये अफ्रीका और एशिया में थे। और इसके विलुप्त होने का मुख्य कारण इसके आवासीय स्थल और शिकार की उपलब्धता कम होना है। यानी कि क्यों हुआ विलुप्त, ये जो इसके आवास स्थल से वो इससे छिन गए, मानव ने वहां पर जैसे आवास बनाना शुरू कर दिया, उद्योग लगा लिए और शिकार भी इनके जो शिकार के क्षेत्र है वो भी कम हो गए थे, इनका शिकार भी जैसे हुआ। और भारत में 1952 में 1952 में इसे लुप्त घोषित किया गया। अब जो भी आपके मैं अंडरलाइन करती हुई चल रही है, आपके छोटे प्रश्न बनेंगे जो लास्ट में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगी तो उनके आंसर आपको खुद ही आज करने होंगे। और ये सारा काम आपको फेयर नोटबुक में करना है। कई बच्चों को जैसे कन्फ्यूजन रहता है कि ये काम कहाँ उतारना है, तो ये सारा आप फेयर नोटबुक में आगे आगे जैसे हम काम करेंगे तो हम प्रश्न बनाते हुए चलेंगे, आप सिर्फ इनको उतार लेना और इनको याद कर लेना। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो है पेड़ पौधों तथा प्राणियों के विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी नकारात्मक कारण कौन से हैं। अब एनसीईआरटी की बुक भी जब आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपके आते हुए चलेंगे, तो वहां पर जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कि पेड़ पौधे और प्राणी के विलुप्त होने के लिए क्या कारण थे, उनके खत्म होने के क्या कारण थे। या फिर आपका प्रश्न ऐसे ही बन सकता है कि विस्तार पूर्वक बताए कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक और वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण, यानी कि वही चीज वनस्पतियों और प्राणियों के ह्रास के लिए मानव ने ऐसा क्या कार्य किया जिससे उनका ह्रास हुआ। और एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट आपका रहेगा। इसके बाद देखें कि मानव ने ऐसी क्या क्रिया कि मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में वनों और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाया है। हम लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि वनों और वन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। अब आपको पता है कि वनों से हमारी कितनी सारी रिक्वायरमेंट है, ये आपका जैसे आप ये भी कर सकते हैं वनों से हमें क्या क्या मिलता है, वनों का हमारे लिए क्या मिलता है। तो देखें यहाँ पे उनसे हम कितनी सारी वस्तुएं वनों से हम लेते हैं, हमारी खाने की कितनी सामग्री वनों से आती है, दवाइयाँ हैं जैसे औषधियाँ हैं, ईंधन है, या फिर लकड़ी है जिसे फर्नीचर का जैसे सामान हमारा बनता है घर में जो यूज होता है। तो ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, वनों से मिलती है। लेकिन अपने विकास के लिए मानव ने निम्न क्रियाओं से इसका ह्रास भी किया है। अब मानव ने क्या करा, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या करा, इनका आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल किया जिससे इनका ह्रास हुआ। तो वो क्या क्या क्रियाएं थी वो मैं आपको बताऊंगी कि जिनसे इनका ह्रास हुआ है। सबसे पहला है कृषि का प्रसार। तो शुरुआत में जब मानव ने कृषि करना शुरू किया तो उसने वनों को साफ किया, जैसे आपको पता है। तो भारत में वनों की सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में कृषि क्षेत्र में वृद्धि से हुआ था। उपनिवेश काल कब का काल, अंग्रेजों के आने के समय के आसपास की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ। स्वतंत्रता के पश्चात भी वन संसाधनों के सिकुड़ने का मुख्य कारण कृषि क्षेत्र का फैलाव ही था। अब उस समय भी जैसे अंग्रेजों ने चाय के बागान लगाए थे, कॉफी के बागान लगाए थे, तो उस समय भी, और इसके अलावा उन्होंने उद्योगों के लिए कच्चे माल प्राप्त करने के लिए कृषि करना प्रारंभ किया था, उस समय भी नुकसान हुआ था। और स्वतंत्रता के बाद जैसे आपको पता है भारत में हरित क्रांति आई थी या फिर कृषि का प्रसार किया गया था, तो उससे भी क्या हुआ, वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया गया। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच, ध्यान से दे इसके ऊपर एक बार आप,
कि 1951 और 1980 के बीच जो आंकड़े प्राप्त किए उसमें लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। कितने क्षेत्र को? 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को, वन क्षेत्र को किस में कन्वर्ट कर दिया गया? कृषि भूमि में कन्वर्ट कर दिया गया था। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों में जैसे पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित कृषि या फिर जिसको झूम कृषि भी कहते हैं, इसको स्लैश और बर्न भी कहते हैं, के कारण वनों की कटाई की गई। अब एक बार जान लें कि झूम कृषि क्या होती है। जिस कृषि में किसान क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल बदल कर कृषि करता है। उसमें पेड़ों को जलाकर और काट कर वो क्या करता है, भूमि को साफ करता है और 2 या 3 साल वहां पर कृषि करके उसको फिर से खाली छोड़ देता है और दूसरी जगह पर जाके फिर से वनों की कटाई करता है। तो इसको क्या कहते हैं? झूम कृषि। और झूम कृषि के कारण मेनली हमारे पूर्वोत्तर भारत जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश है, इन राज्यों में, मेघालय, मिजोरम में, और मध्य भारत जैसे मध्य प्रदेश में है, इन क्षेत्रों में ज्यादातर स्थानांतरित कृषि के कारण भी क्या हुआ है? वनों की कटाई की गई है और वनों का ह्रास जैसे हुआ है। सेकंड जो कारण रहा मानव की क्रिया का वो रहा विकास की परियोजनाएं, यानी कि विकास के लिए जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा था। कब? 1952 की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। और कितने क्षेत्र को? सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? नदी घाटी परियोजनाओं, जैसे बांध बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए जो बांध बनाए जाते हैं उनके लिए 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया था। और मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के बनने से जलमग्न हो जाएगा। यानी कि ये परियोजना जब पूरी तरह से कंप्लीट होगी तो कितना क्षेत्र? 4 लाख हेक्टेयर जो भूमि है, वन क्षेत्र है, वो जलमग्न हो जाएगा, यानी कि उस पूरे में पानी ही पानी नजर आएगा। तो ये वनों का ह्रास इससे भी होगा। तीसरा जो कारण है वो खनन क्रियाएं। खनन क्रिया क्या होती है? भूमि को खोदकर जो खनिज निकालने की जो क्रिया, इसको खनन बोलते हैं हम। तो वनों की बर्बादी में खनन की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, ध्यान दे कौन सा? बक्सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन से खतरे में है। कौन से खनिज के कारण? डोलोमाइट। डोलोमाइट का इस्तेमाल जैसे लोहे की भट्टियों में भी किया जाता है, लोहे को गलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो डोलोमाइट के खनन से खतरे में है। इससे कई प्रजातियों के आवास स्थल को नुकसान हुआ है, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? भारतीय हाथी जो है उसकी प्रजाति को इस खनन के कारण नुकसान हुआ है। चौथा जो कारण है हमारा वो है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। अब उद्योग अगर लगेंगे किस क्षेत्र में तो उसके लिए भी भूमि चाहिए। शहर अगर बढ़ेंगे तो उसके लिए भी काफी क्षेत्र चाहिए, भूमि चाहिए। तो उसके लिए भी किसका सफाई करेंगे? वनों का। तो देखिए इसमें उपनिवेश काल में कृषि के साथ साथ रेल लाइन ने व्यवसाय, वाणिज्यिक वानिकी के कारण भी वनों का ह्रास हुआ था। विकसित होती शहरी अर्थव्यवस्था की मांगे भी वनों की कटाई से पूरी होंगी। यानी कि जितने ज्यादा शहर बढ़ेंगे उतने लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेंगी, उनके लिए क्षेत्र चाहिए, उनके लिए भोजन की आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए किसको साफ करेंगे? वनों को साफ करेंगे। इसलिए उद्योग और शहरों से भी वनों और वन्य जीवों को का ह्रास हुआ है। और ह्रास कैसे होता है? जैसे कि उनके जो आवास स्थल वो छिन जाते हैं, उनके जो भोजन के जो स्रोत थे वो छिन जाते हैं, इसलिए उनका ह्रास होता है। तो ये वो 4 कारण थे मुख्यतः जो मानव के द्वारा किए जाते हैं और इनसे वनों को का नुकसान होता है, वनों का ह्रास होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालयन यव संकट में क्यों है। अब ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड आपका एक कॉलम नीचे आता है, जो खतरे में जो प्रजातियां हैं वो किस कारण से है, मानव की कौन सी क्रियाओं से वो खतरे में है। तो इसमें एक हिमालयन यव का जो पेड़ है उसका जिक्र हम करेंगे कि खतरे में क्यों है, इसका क्या महत्व हमारे लिए है। हिमालयन यव चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। किसकी प्रकार का? चीड़, जो ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं चीड़ के पेड़। चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है। यह एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, जैसे हिमालय पर्वत यहाँ पे हमारा है वहां पर यह पाया जाता है। इस पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों, किसकी से? छाल, पत्ती, टहनी और जड़ों से टेक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है। कौन सा रसायन? आपका ध्यान दें एक बार इसकी ओर, टेक्सोल नामक रसायन। और इसे कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ गए इसका हमारे लिए कितना महत्व है टेक्सोल नामक रसायन का। तो इससे रसायन निकलता है जिससे कैंसर रोग का उपचार किया जाता है। इसके अत्यधिक प्रयोग से इसके प्रजाति खतरे में है और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में इसके हजारों पेड़ सूख गए हैं। अब ये संकट में क्यों है? क्योंकि इसका इतना महत्व है कि मानव ने अपने इलाज के लिए या फिर औषधियों के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा शोषण किया, इसकी कटाई की, और जिससे इसके हजारों पेड़ सूख गए। तो ये संकट में है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक। भारत की बात करते हैं कि भारत में ऐसा क्या किया गया जिससे जैव विविधता को
नुकसान हुआ, जिससे जैव विविधता खतरे में। जैव विविधता जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में कर लिया था इस लेसन के, कि जो जीवों और जातियों की जो विभिन्नता है उनमें अंतर है और उनका आपस में जो संबंध है वो क्या कहलाते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। तो इसको खतरे में होने के क्या क्या कारण है, वन्य जीव के आवास का विनाश होना, वन्य जीवों का आवास खत्म होंगे तो वन्य जीव भी खत्म होंगे। दूसरा, जंगली जानवरों को मारना व आखेट का अर्थ होता है शिकार करना, उनको मारना या फिर शिकार करना अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। पर्यावरणीय प्रदूषण से भी जैसे जीवों को नुकसान होगा। दावानल यानी कि वनों में आग लगना, वैसे इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल विश्व की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे वनों को नुकसान हुआ, इससे बहुत सारी प्रजातियां भी वहां की विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। तो दावानल के कारण भी। और संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान वितरण, अब किस क्षेत्र में ज्यादा संसाधन है किसी में कम, तो इससे भी इनको नुकसान होता है। ये आज के जो हमारे 6 क्वेश्चन है ये आप सभी फेयर नोटबुक में उतारे और इनको अच्छे से रीड करें। इसके बाद मैं आपको कुछ छोटे क्वेश्चन दूंगी जो आपको खुद करने, जो भी टॉपिक हमने करे उनमें से ही आपको इनके आंसर मिलेंगे। जो अंडरलाइन करते हुए मैं चली थी उन्हीं में आपको इनके आंसर मिले, लेकिन आपको एक खुद करने हैं। तो पहला जो आज का प्रश्न रहेगा वो है, भारत में एशियाई चीता को लुप्त कब घोषित किया गया था। आपको वो ईयर बताना है कि, और ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो कब लुप्त घोषित किया गया, एशियाई चीता कहाँ पाया जाता था, 1951 से 1980 के बीच कितने वन क्षेत्र को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट है 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं से कितने वन क्षेत्रों को साफ किया गया, आपको क्षेत्र बताना है कितना क्षेत्र था। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई और निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। यानी कि पूर्वोत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश में, और मध्य भारत में वनों की कटाई के लिए कौन सा कारण उतरता है, क्या ऐसा किया मानव ने। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज के खनन से खतरे में है, कौन सा खनिज निकाला जिससे ये खतरे में पड़ गया। हिमालयन यव से कौन सा रसायन निकलता है जिसका प्रयोग कैंसर रोग के उपचार के लिए किया जाता है। हिमालयन यव भारत में कहाँ मिलता है, और उपनिवेशिक काल में किसके कारण वनों का ह्रास हुआ, ऐसा क्या काम किया मानव ने जिससे वनों का ह्रास हुआ। और एक प्रश्न और आप और भी कर सकते हैं, जैसे पहले 9वीं क्लास में जैसे आपने पढ़ा स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ये मैंने आपको समझाया भी था लेक्चर में अभी। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आप करेंगे। 10 क्वेश्चन आपको ये छोटे करने और 6 आपको बड़े नोटबुक में उतारें, इनको अच्छे से इनको याद भी करें। थैंक यू।